for you because we are Wave FM 96.6. प्यारे पाकिस्तान के प्यारे बासियों को आतिफ खान का प्यार भरा सलाम। प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहूँगा। ये प्रोग्राम आप सुना करते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे एट 2 PM 2 से 3 बजे तक का साथ होता है, जिसमें कोशिश ये होती है कि हम अपने तमाम तर सुनने वालों के लिए कुछ ऐसा लेके आएँ, कुछ ऐसा मालूमात लेके आएँ जो उनके लिए उनकी ज़िंदगी में बहुत अहम है और वो उससे बहुत कुछ सीख सकें ताकि अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें। वेल जी, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप मैसेज किया करते हैं, कॉल किया करते हैं 0334 19 66 966 यानी 0334 1966 966। ये हमारा नंबर है जिस पे आप हमें कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप भेजेंगे और जो भी आज के प्रोग्राम में आपके सवालात होंगे उनके जवाब आज के मेहमान से जो है वो हम ज़रूर आपके सवाल उनके सामने रखेंगे। हमेशा की तरह जैसा आप जानते हैं कि आज भी प्रोग्राम में मेरे साथ एक मेहमान मौजूद हैं जिनका मैं तारुफ आपसे करवा दूंगा। साथ ही साथ पहले कुछ ऐसी अहम चीज़ें प्रोग्राम से रिलेटेड मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि हम आउट ऑफ सिटी होने की वजह से आप के शोज़ जो है वो नहीं सुन पाते या इस चैनल की ट्रांसमिशन जो है वो सुन नहीं पाते, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए वेव FM 96.6 और बन जाइए वहाँ भी हिस्सा। और फिर ना सिर्फ आप इस फैसलाबाद से बाहर, आप इस शहर से कहीं दूर, बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, हमेशा हमें अपने साथ पाएंगे। और इसके लिए ज़रूरी यह है कि आप लोग हमें वहाँ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ जो लोग सुनने के साथ साथ हमें देखना चाहते हैं, इस वक्त हम लाइव हैं जी प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज से। आप प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज पे आके ऑफिशियल पेज को लाइक भी कीजिएगा और वहाँ भी जो आपके जो कमेंट्स होंगे उन्हें भी हम ज़रूर प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। वेल जी, आज मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है मोहम्मद काशिफ खालिद साहब ने। आप प्रोडक्ट एंड ट्रेनिंग मैनेजर हैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में और वहाँ आप अपनी क्या खदमात जो है अंजाम दे रहे हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। बहुत सारी ऐसी अहम चीज़ें ट्रेनिंग के हवाले से, बहुत सारी अहम चीज़ें स्कोप के हवाले से, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और जिसके लिए मेरी ये कोशिश थी कि बहुत सारे लोग ये शिकवा करते हैं, ये गिला करते हैं कि हमें गाइडलाइन जो है वो नहीं दी जाती, हमें प्रॉपर जो समझाया नहीं जाता। हम किसी भी कंपनी का हिस्सा होते हैं या जहाँ कहीं भी चले जाएं, आजकल ये एक रिवाज जो है, एक ट्रेंड सेट हो चुका है लेग पुलिंग का। लोग कोशिश करते हैं कि जो भी नया पर्सन जो है उस कंपनी का हिस्सा बना है तो उसको कोशिश ये की जाए कि वो ज़्यादा देर वहाँ टिक ना पाए। तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो कुछ ऐसा सेट कर दिया जाता है कि वो बंदा वहाँ से फेड अप होके बहुत जल्दी उस कंपनी को जो है वो छोड़ जाता है। सो इसके लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, वो खुद उसे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका वो उसको शो ऑफ करते हुए अपनी उस कंपनी में जगह भी बना सकता है और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो वो खुद से कुछ ऐसी पैदा करता है कि जिसकी वजह से वो ज़िंदगी में कामयाबियां समेटता चला जाता है। सो इसी तमाम तर जो टॉपिक्स हैं इन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे। कुछ हमारे मखसूस आज के मौजू हैं जिनको हम साथ लेके चलेंगे और मैं सबसे पहले अपने मेहमान जो हैं उनको वेलकम करूँगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच आतिफ साहब, आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में और वो मौका दिया कि इस पे भी, इस टॉपिक पे कुछ बात कर सकें हम जी और जो नौजवान हैं उनको कुछ हम गाइडलाइंस भी इसको। अच्छा सर, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यही हम यहाँ से आगाज़ कर दें, क्योंकि बहुत सारे जो यंगस्टर्स जो है हमें सुन रहे होते हैं और उनकी कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम से जो है उन्हें काफ़ी कुछ वो तमाम तर मालूमात जो उनको मिलनी चाहिए, जिसको अडॉप्ट करने के बाद वो अपने लिए कुछ रास्ते बना लेते हैं। मुझे ये बताइएगा, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में क्या स्कोप है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, क्या टाइप्स हैं इसकी? क्योंकि बहुत सारे लोग उनको ये लगता है कि शायद उन्हें जो नज़र आ रहा होता है मेडिकल रैप, जो उसने एक बैग पकड़ा हुआ है और वो सैंपल्स लिए, वो डॉक्टर्स जो है वो क्लिनिक विजिट कर रहा है, हॉस्पिटल्स विजिट कर रहा है, डॉक्टर्स को मिल रहा है, हमें यहाँ तक महदूद लगती है। ये थोड़ा सा ये भी हमें गाइड कीजिएगा और उसकी जो एक स्ट्रगल है उसके ऊपर भी हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले जो ओवरव्यू एक दे दीजिए इसका। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं
रिगार्डिंग एक लेमैन के वो क्या सोचता है इसके बारे में। जी। इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। इसलिए नहीं कि मैं इस प्रोफेशन से हूँ, ऑब्वियसली हर प्रोफेशन के अपने प्रॉन्स एंड कॉन्स भी होते हैं, कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं, मेरिट्स भी होते हैं, ये सारे हर प्रोफेशन में हैं। कंज्यूमर हो, मार्केटिंग हो, व्हाटएवर, फार्मास्यूटिकल्स हो, टेक्सटाइल, बहुत सी इंडस्ट्री है जी। और इसी तरह इसमें भी हैं। ऑब्वियसली इसको तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। ठीक हर है। बंदे के लिए अपनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि उसे अपने आप को देखना है, ना कि किसी, क्योंकि कोई भी प्रोफेशन जो है ना वो अच्छा या बुरा नहीं होता। बिल्कुल सही। इंसान खुद जो है ना अच्छा और बुरा होता है, और दे हैव टू डू देयर बेस्ट, उनको अपना बेस्ट देना है किसी भी प्रोफेशन में। और यहाँ पे सिर्फ सेल्स में नहीं, यहाँ पे मार्केटिंग में, एचआर में, प्रोडक्शन में, क्यूसी में, ठीक है, प्लांट पे, और इसके अलावा रेगुलेटरी अफेयर्स में हैं, फिर फार्माकोविजिलेंट में हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। ठीक है। और स्पेशली एक चीज़ जो बड़ी कहा जाता है कि सिर्फ ये फार्मासिस्ट के लिए प्रोफेशन है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। क्योंकि सेल्स पर्सन कोई भी हो सकता है। बिल्कुल सही। कुछ लोग तो बाय बर्थ सेल्समैन होते हैं, ठीक है, और उसके लिए कोई एजुकेशन भी इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन इस प्रोफेशन के लिए एटलीस्ट जो मिनिमम क्राइटेरिया वो ग्रेजुएशन का ज़रूर है। दे मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन, यानी कि उसको समझ आती हो, इंग्लिश वगैरह पढ़ लेता हो, समझ आता हो, ठीक है, उसकी मेमोराइजेशन जो है ना वो बेहतर होनी चाहिए, तो वो अपना कैरियर स्टार्ट कर सकता है। करियर जो है ना वो एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव स्टार्ट कर सकता है। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव स्टार्ट करेगा तो वहीं पे रहेगा। उसकी एग्जांपल मैं खुद हूँ। सही है। मैंने 2002 में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया। ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने क्या किया कि मैंने अपनी एजुकेशन को नहीं छोड़ा। ठीक है। एज ए ग्रेजुएट मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया इसी प्रोफेशन में रहते हुए, ठीक है, मैंने फिर एमफिल किया इसी प्रोफेशन में रहते हुए, मार्केटिंग में, अपने आप को ग्रूम करता रहा, बिल्कुल ये कोशिश की। अच्छा, ये बताइए कि आप चूँकि ट्रेनिंग मैनेजर भी हैं, तो थोड़ा ये बताइएगा कि किसी भी फील्ड में आने के लिए ट्रेनिंग जो है वो कितनी अहम है? ट्रेनिंग बड़ा बेसिक रोल प्ले करती है। ठीक है। हम मेजॉरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं या कोई भी कंपनी वो ट्रेनिंग पे इतना एम्फसाइज नहीं करती, लेकिन कुछ कंपनीज बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करती हैं, और ये बड़ी मैटर करती है। क्योंकि जब आपको बेसिक्स का नहीं पता किसी भी प्रोफेशन में, अगर आपको सेल्स में जा रहे हैं, आपको सेल्स के बेसिक्स का नहीं पता कि फ्रॉम वे टू आई शुड स्टार्ट, ठीक है, तो आप कैसे उस चीज़ को कर सकते हैं। लेमैन में तो फिर यही होता है कि आप इधर से भी आपको जो समझ आ रही है वो करते जा रहे हैं। यानी कि यहाँ तक ये तासुर दिया जाता है इवन कि लोगों को लगता है कि जिस तरह आपने भी कहा कि बाय बर्थ जब बहुत सारे लोग जो हैं वो होते हैं सेल्समैन हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सर ये चीज़ भी थोड़ी वाजे कीजिएगा कि विदाउट डिग्री आप किसी जगह भी अपनी जगह बना सकते हैं, मुकाम पैदा कर सकते हैं। लोगों का आजकल ये भी एक तासुर है कि आपके अंदर गट्स हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल कहीं ना कहीं जो एजुकेशन कहीं ना कहीं नहीं, बल्कि आप जिस तरह मुझे अच्छी लगी बात कि आपने कहा कि मैंने अपनी स्टडीज़ जो है उसको भी कंटिन्यू रखा, तो ये बहुत अहम है। ये भी उन तमाम सुनने वालों के लिए जिन्हें लगता है कि अगर उनके अंदर कुछ गट्स हैं तो वो बस निकल पड़े मैदान में, और एजुकेशन जो है उनकी बेशक वो उस तरह से उस पर पूरा ना उतर पा रहे हो। नहीं, एजुकेशन ज़रूर है, इसमें हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है। हम किसी भी प्रोफेशन में, यस हाँ, बहुत से लोग हैं जो बड़े अच्छे मुकाम पे पहुंचे हैं, लेकिन वो अपने बिजनेस में ज़रूर करते होंगे, ठीक है, लेकिन जब आपने जॉब करनी है तो उसके लिए बेसिक क्राइटेरिया को तो मीट करना पड़ेगा। एक जो बेसिक क्राइटेरिया, और उसकी जो इस प्रोफेशन का बेसिक क्राइटेरिया वो है ग्रेजुएशन। ठीक है। इसके अलावा फार्मासिस्ट भी हैं। अभी हमने डी फॉर्म बहुत से लड़के फ्रेश हमने हायर किए हैं, जबकि हमने कभी नहीं थे करते हम इस चीज़ को। सही है। ठीक है, इसमें फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस प्रोफेशन में। हमने डी फॉर्म जी, जो जिनको डॉक्टर ऑफ फार्मेसी भी कहा जाता है, वो लड़के अब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के हमने हायर किए हैं, रिसेंटली हायर किए हैं, उनकी भी ट्रेनिंग की है हमने। ठीक है, तो एक तो बेसिक क्राइटेरिया, दूसरा ट्रेनिंग वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि किसी भी बिज़नेस के आगाज़ में, अब चूँकि आपका एक तजुर्बा आप ऐसा रखते हैं कि आपसे कुछ ऐसे मिलते जुलते जो सवालात बड़ी आसानी से पूछे जा सकते हैं, और उम्मीद है कि हमें बहुत अच्छे से जवाब मिलेंगे भी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये बताइए कि मार्केटिंग जो है वो कितनी अहम है किसी भी काम में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं, उन्हें लगता है कि बस ठीक है, आगाज़ हो गया, काम जो है शुरू हो गया, अब हम जो है अर्न करना शुरू कर देंगे। बस बैठे हुए अपनी जो भी उनकी कोई कंपनी है, कोई इंस्टीट्यूट है, कुछ भी उसको इंट्रोड्यूस किए बिना वो अपना काम जो है आगाज़ करके बैठ के इन्वेस्टमेंट के बलबूते पे उन्हें ये तासुर मिलने लगता है कि बस कामयाबी जो हमारे कदम चूम लेगी। तो मार्केटिंग जो कितना अहम किरदार अदा करती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
क्योंकि मार्केटिंग एक छोटी टर्म ज़रूर है लेकिन बहुत वास्ट फील्ड है। इस हवाले से मैं बात करूँगा। मार्केटिंग के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और मार्केटिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग फर्स्ट होनी चाहिए, कि पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है। और जिन कंपनीज ने अभी तक जो भी आप सर्वे, इंटरनेशनल सर्वे देख लें या लोकल सर्वे देख लें, तो जिन भी कंपनीज ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने मार्केटिंग को फर्स्ट रखा है, तो वो प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं, एस्टैब्लिश हो चुकी हैं। सही है। और जिन्होंने सेल्स को फर्स्ट रखा है, वो उन्होंने, दे आर गेटिंग वेरी गुड, बट वो ट्रेडिंग कंपनीज में आ गई हैं। सही है। ठीक है, उनका रेवेन्यू ज़रूर एक बन गया अच्छा, दे आर अर्निंग वेरी गुड, बट उसको ऑर्गेनाइजेशन की शेप जो ना वो नहीं दे सके। ठीक है, तो इसलिए मार्केटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर जैसे आपने बात की बहुत अच्छी कि बिज़नेस कोई स्टार्ट करता है तो उसके लिए भी ज़रूरी है। आजकल आपको पता है हर चीज़ ऑनलाइन चली गई है, ऑनलाइन के लिए भी तो डिजिटल मार्केटिंग ज़रूरी है। बिल्कुल। ठीक है, उसके बगैर तो आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को नहीं प्रमोट कर सकते, आप अपनी स्किल्स को नहीं प्रमोट कर सकते। अगर आप कोई फ्रीलांसिंग वगैरह की सर्विसेज प्रोवाइड करें, उसके लिए भी आपको मार्केटिंग ज़रूरी है। तो ये बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस के लिए। लेकिन लोग इसी को नज़रअंदाज करते हैं, जो एक अहम चीज़। एग्जैक्टली, इसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। क्यों कि मार्केटिंग पे थोड़ा सा जो है ना वो इन्वेस्टमेंट भी होती है। ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए ना वो अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते। तो आपको आगाज़ जो है यहाँ से करना, ये बहुत आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं आप, कोई भी, आप इवन के एक छोटी सी शॉप भी बनाते हैं तो उसकी भी आप बैनर्स बनाते हैं, फ्लैक्स प्रिंट करवाते हैं और जगह जगह पे लगवाते हैं जी मैं, और आज इसकी इनॉग्रेशन है। इवन कि आपने देखा होगा, मैं एक बिल्कुल कॉमन उसकी बात करूँगा कि अगर कोई एक दूध की शॉप, दूध दही की शॉप बनाता है, तो वो भी उसकी भी फ्लैक्स करता है जी, एक अगर आप परचेज करेंगे तो उसके साथ 1 लीटर, 1 किलो के साथ, बिल्कुल ऐसे 1 लीटर के साथ 2 लीटर फ्री, और कुछ ऐसा था। अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्शन दे रहे हैं ना आप कंज्यूमर को, तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, वो मार्केटिंग कर रहे हैं। आपने अक्सर देखी होगी बात, तो थोड़ी सी हम नहीं, बल्कि मैं भी आपको बता देता हूँ, एक शवारमे के साथ 2 शवारमे, दो शवारमे, कुछ ऐसा भी है। और इवन की बात कुछ फास्ट फूड रेस्टोरेंट से जो बहुत बड़े नाम रखते हैं, वो भी आए दिन कोई ना कोई डील जो है वो मुतारिफ करवाते रहते हैं। अट्रैक्शन करते हैं ना, वो मार्केटिंग उनकी है, वो भी एक मार्केटिंग का हिस्सा है। हम उसको मार्केटिंग से अलग नहीं कर सकते। मैंने कहा कि टर्म बहुत छोटी सी मार्केटिंग जस्ट, बट बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत वास्ट फील्ड है। बल्कि अच्छा खैर वो हम किसी और तरफ निकल जाएंगे। मेरा ख्याल है कि मुझे ये बताइए कि फार्मास्यूटिकल कंपनी से होने की हैसियत से मैं आपसे ये मैं पूछूंगा कि आप चूँकि एक ऐसी कंपनी जिससे रिलेटेड आप ही से रेलिवेंट हम जो भी क्वेश्चन जो है इससे, क्योंकि मैं अपने कुछ गुज़िश्ता शोज़ में इस सवाल के जवाब लेने की कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे अभी तक नहीं मिला। तो मेरा ख्याल है कि आज कहीं ना कहीं मेरी रहनुमाई हो जाएगी। मुझे ये बताइए कि कोरोना के वैक्सीन के हवाले से जो बात की जा रही है, कोविड-19 के हवाले से जी, के वैक्सीन जो कुछ का कहना है, कुछ का मानना है कि कुछ कंपनीज जो है वो बना चुकी हैं, मार्केट में आ चुकी है, और बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ तक कि इवन के कुछ इंजेक्शन जो हैं वो मार्केट से आउट हो गए, शॉर्ट हो गए, इस बिना पे कि ये जो है ये कोरोना के हवाले से ये बेस्ट वैक्सीन जो है वो साबित हुए हैं। तो इस वजह से मार्केट में वो शॉर्ट हो गए, शायद उसकी प्रोडक्शन उस तरह से ना हो सकी, या क्या वजूहात हैं वो नहीं मुझे पता। मुझे ये बताइए कि वैक्सीन जो है मौजूद है या अभी जो है इसका इंतज़ार करना चाहिए? इंटरनेशनली तो अवेलेबल है। अभी लेटेस्ट जो मैं एक सर्वे BBC प्रेस रिलीज थी जिसमें मैं देख रहा था कि यूके में उन्होंने कुछ कंपनीज को ऑर्डर भी दे दिया है। इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो 154 कंपनीज जो है ना अंडर ट्रायल है। ठीक है, जिसमें कुछ कंपनीज जो हैं कोई 21 कंपनीज जो है ना वो फेज़ 1 ट्रायल में है, कुछ फेज़ 2 में, कुछ फेज़ 3 में है, कुछ अप्रूव हो चुकी हैं। ठीक है, जिसमें 2-3 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां MNCs हैं जो कि इसे लॉन्च कर चुकी हैं, जिसको ऑर्डर भी मिल चुका है। उनकी इनिशियल जो है वो इन्फ्यूजन भी शुरू हो गए हैं यूके में। ठीक है, और बाय द एंड ऑफ जनवरी जो है ना उन्होंने वो अपने जो फर्स्ट फेज़ में जिन लोगों को लगाना है, स्पेशली ओल्ड एज को, वो भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और जहाँ तक बात है वैक्सीन की, पाकिस्तान में ऑब्वियसली आपने मीडिया में देखा होगा कि उन्होंने ऑथराइज कर दिया कुछ, और कुछ कंपनीज ने इनिशियल ट्रायल सबमिट करवा दिए हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, अब उनकी एवेल्युएशन होगी और उसके बाद जो है ना होपफुली कि बाय द एंड ऑफ दिस क्वार्टर ये वैक्सीन हो सकता है कि अवेलेबल हो पाकिस्तान में। तो जो एक तासुर था कि पहले मौजूद है ये कुछ नहीं, अभी ऐसा कुछ इस तरह की कोई बात सुनने में नहीं आई और ना है इस तरह। चलिए मुझे थोड़ा सा ये भी क्लियर कर दीजिए, ये जो अचानक से अगर किसी मेडिसिन की वैल्यू जो बढ़ती है तो वो मार्केट से गायब क्यों हो जाती है? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। एक्चुअली ना मैं इसमें थोड़ा सा, क्योंकि जब मैंने आपको कहा कि हर प्रोफेशन में
एडवांटेजेस भी हैं हर प्रोफेशन के, डिसएडवांटेजेस भी हैं। फिर अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। तो जैसे कंज्यूमर में ज़ख़ीरा अंदोज़ होते हैं, वहाँ इस फार्मास्यूटिकल्स में भी बहुत ज़्यादा ऐसे होलसेलर्स हैं जो कि उठा लेते हैं, उसके बाद फिर उन्हें पता है कि, और जो शॉर्टेज की बेसिक रीज़न होती है वो सप्लाई एंड डिमांड की वजह से होती है। ठीक है। जैसे हम भी इस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, हम भी जो सेल्स क्लोज करते हैं उसके उस पे 20% 30% ग्रोथ के साथ फिर हम अगले साल को फोर्सी कर लेते हैं, फोरकास्ट कर लेते हैं। जब अगले साल वो जो 30% की बजाय 60% पे अगर डिमांड चली जाएगी उसकी, तो प्रोडक्शन ऑफ कोर्स, तो प्रोडक्शन ऑब्वियसली हैम्पर होगी, वो प्रोडक्ट शॉर्ट हो जाती है। इसलिए दूसरी शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम आती है वो मोस्टली इंपोर्टेड ड्रग्स की आती है, जो आप फिनिश फॉर्म में इंपोर्ट कर रहे हो। अब उसमें सम टाइम होता है कि आपकी वो, क्योंकि एक कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग कर रही है पूरी दुनिया में, वो सप्लाई कर रही है, ठीक है। आपने अचानक आपके पास डिमांड बढ़ गई जी, आपके पास यहाँ पे शॉर्ट होगी, आप उसको ऑर्डर करेंगे, इस तरह नहीं होगा कि वो उसी को बना के आपको भेज देंगे। आपको पूरे साल का एक जो है ना इंपोर्ट फोरकास्ट उसको पहले से देनी पड़ती है, एक साल पहले। सम टाइम जैसे हम भी कुछ इंटरनेशनल मल्टीनेशनल के साथ काम करते हैं, तो हमें 2-2 3-3 साल की एक जो है फोरकास्ट, जो इंपोर्ट फोरकास्ट उनको पहले दे देते हैं कि हम इन मंथ्स में इतनी आपसे ना मंगवाएंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उनके पास पहुंच जाती है। तो जब अचानक से शॉर्ट हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है एक चीज़ की, जैसे आपने अभी बात की कि कोरोना में जो एंटीबायोटिक्स लगे, ठीक है, ऑब्वियसली वो मोस्टली इंपोर्टेड आते हैं, ठीक है। और जब एकदम डिमांड, आपको पता है कि 10 की डिमांड है महीने में, वहाँ पे अगर 100 की डिमांड आ जाएगी तो वो पूरी कभी भी नहीं हो सकेगी, ठीक है। तो फिर जिनके पास थे उन्होंने कहा ओके, इसको अपॉर्चुनिटी लेते हैं, हम इसको अपनी प्राइस पे बेचते हैं, क्योंकि उसको तो चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ये हमारे प्रॉब्लम, मैं अनफॉर्चुनेट, क्योंकि कोरोना में मैंने ये भी देखा है कि जहाँ पे लोगों के बिजनेसेस जिनकी जॉब्स गई हैं, तो बहुत से लोगों ने इसको कैश भी किया है। ऐसे ही है, बिल्कुल, जो कि हम इंतजार में रहते हैं कि कोई ऐसा मौका आए, बिल्कुल ऐसा। तो इसकी वजह है, और ये इसके लिए बिल्कुल नहीं होता कि जी शॉर्ट होगी अब इसकी प्राइस इंक्रीज होगी। लोगों को लगता है कि शायद ये जो है ना सेल्स को इंक्रीज करने की कोई स्ट्रेटजी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये वो प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। और सेल्स मतलब डिमांड इंक्रीज होने से प्रोडक्शन जो है उसको भी इंक्रीज करने में थोड़ा वक्त लगता है, तो वो जब तक वो वक्त पूरा नहीं हो पाता तब तक वो आपको ये दुश्वारी। ये तो इकोनॉमिक्स की बेसिक्स है ना, डिमांड एंड सप्लाई वाली बात। तो हमने भी एक चीज को फोकस किया होता है अकॉर्डिंग टू आवर सेल्स, कि हमारी ये सेल्स क्लोज हुई हैं इस साल में। जैसे आज ये दिसंबर क्लोज हुआ हमारा, तो हमें पता चला कि एक हमारी फलां प्रोडक्ट इतनी क्लोज किया है। अब उसमें हम 20 या 30% मैक्सिमम ग्रोथ दे के हम उसकी फर्दर प्रोडक्शन करेंगे या फर्दर इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा हम नहीं कर देंगे। और अगर उसकी हमारी डिमांड 60% पे चली जाएगी तो हम उसको कोप अप नहीं कर सकेंगे, वो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगी, तो उसकी वजह से प्रोडक्ट शॉर्ट हो जाती है। बिल्कुल सही। प्रोडक्ट मैनेजर होने की हैसियत से आप ये बताइएगा कि बेहतर बता पाएंगे आप कि लोगों का ये तासुर है कि जो सैंपल्स होते हैं वो उसकी क्वालिटी में और जो मार्केट में बाद में दस्तयाब होती है आपको जो भी मेडिसिन, वो उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो लोगों की कोशिश होती है वो लिंक्स जो है वो ढूंढना शुरू करते हैं, डॉक्टर्स के साथ लिंक्स बनाना शुरू करते हैं कि डॉक्टर से ये कहा जाए कि आपके पास जो सैंपल्स हैं ना वो आपने हमें देने हैं, क्योंकि वो उसकी क्वालिटी में और मार्केट में जो आती है उसमें बहुत फ़र्क है। अच्छा, चलें, ये मैं आपके प्रोग्राम से इस चीज़ को मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि इस तरह बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो बैच बनता है, एक मैन्युफैक्चरिंग बैच बनता है, हर फार्मास्यूटिकल्स जो प्लांट्स हैं उनकी डिफरेंट बैच की नंबर्स हैं। कुछ 10,000 का बैच बनता है, कुछ 20,000 का, कुछ 50,000 का एक दफ़ा बैच बनता है। उसी एक बैच में से कुछ क्वांटिटी को हम सैंपल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और वो सेम चीज़ होती है, उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सैंपल ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने वो डॉक्टर्स को देने होते हैं। इस तरह बिल्कुल नहीं है। पैकिंग में थोड़ा फर्क आ जाता है, पैकिंग शॉर्ट पैकिंग करते हैं, वो इसलिए शॉर्ट पैकिंग करते हैं कि वो जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो उसको एज ए कमर्शियल स्टॉक बेच ना दें, ठीक है। उसके ऊपर वैसे तो स्टैंप लगी होती है, एग्जैक्टली। तो इसलिए उसका जो साइज भी स्क्वीज कर दिया जाता है ताकि वो बेटर जो है डिफरेंशिएट कर सकें आपकी ये कमर्शियल स्टॉक है और ये सैम्पलिंग है। तो इसलिए वो होती है स्पेशली, उसके ऊपर लिखा होता है कि फिजिशियन सैंपल्स नॉट फॉर सेल्स। और उसकी पैकिंग भी छोटी होती है, उनकी स्ट्रिप्स पे भी लगी होती है, सिरप्स पे भी होती है, हर चीज़ पे जो ना स्टैम्प लगी होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइएगा कि इस पे हम गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में बात करते आए हैं, जो लोग सेल्फ मेडिकेशन की तरफ चले जाते हैं, घर में बैठे जो खुद से डॉक्टर बन जाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने एक चीज़ देखी है, 2 तबकों में मैंने ये चीज़ देखी है, क्योंकि मेरा पिछले 20 साल में मैंने ये चीज़ देखी है। एक तो बहुत लोअर क्लास वो सेल्फ मेडिकेशन की तरफ चला जाता है, और एक बहुत हाई क्लास जिसको पता है, थोड़े से जो पढ़ लेता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं कि डायग्नोसिस डज मैटर, वो डायग्नोज मैटर करती है, ठीक है।
अगर वो बड़ा इसमें एक फ़नी सी एक बात करूँगा कि एक खातून थी, उसके सर में दर्द थी और पेट में दर्द थी, सॉरी। तो दूसरी खातून कहती पैरासीटामोल खा लो, क्योंकि कल मेरे पेट में दर्द थी, मैंने ये खाई थी, इससे फ़र्क पड़ गया। ठीक है ना, हमारी तो ये हालत है, जबकि दोनों की जो है ना वो डिफरेंट है। उसकी जो है प्रॉब्लम जो है ना, सर में दर्द और पेट में दर्द, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ देखा है, वो पैसे बचाने के लिए करते हैं, ठीक है, वो समझते हैं हमने सब कुछ जान लिया इसलिए हम करते हैं, लेकिन ये नुकसान थे। और मेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, वैसे भी आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। लोगों को, लोग तो यहाँ तक, अब वो हम उस ब्रांड्स के नेम तो नहीं लेंगे, लेकिन ये होता है कि पेट दर्द है तो फलां कोल्ड ड्रिंक पी लो, ठीक हो जाओगे। तो वो घरों में हमने कुछ टोटके जो बना रखे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो आपके जो मेडिकल रैप्स जो निकलते हैं, अपनी ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे होते हैं, और हमें नज़र आता है कि लोगों को लगता है कि ये एक बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है, कुछ आना चाहते हैं इसमें, और वो इसमें अगर स्कोप जिस तरह आप बता रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो देखते हैं कि उनकी कोई ख़ास टाइमिंग जो है वो बड़ी अजीब सी है कि जब हमारे सोने का वक्त होता है तब देखते हैं उसने बैग उठाया हुआ है, सैंपल्स उठाए हैं, और वो जनाब क्लिनिक विज़िट करने गया हुआ है, हॉस्पिटल विज़िट करने गया। तो ये क्या, ये तासुर क्या है, अजीब सी बात? देखें, आपने बात बहुत अच्छी की है। हमारे जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं डेफिनेटली वो बहुत मेहनत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और मेहनत हर प्रोफेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट है। आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप इस प्रोफेशन में हैं, आप एक्सवाईज़ेड प्रोफेशन में मेहनत जो है वो बेसिक्स हैं, आप उसको निकाल नहीं सकते। हाँ, ये जो बात दूसरी आपने की कि जब सोने का टाइम होता है उस वक्त निकलता है, बेसिकली हमारी जो वर्किंग आवर्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं बाकी जॉब से। वो ये हमने अकॉर्डिंग टू जो डॉक्टर्स की टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग हमने काम करना है। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल टाइमिंग सुबह 9 से 2 बजे के दौरान होती है, तो हम अगर सुबह 9 बजे निकलते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो 2 बजे तक काम करते हैं। ठीक है, कुछ डॉक्टर्स हैं, उन्हीं के कंसल्टेंट्स हैं जो कि इवनिंग में बैठते हैं, जो कि 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक बैठते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास दरमियान में टाइम है, ठीक है, 2 बजे से लेकर हमारे पास 6 बजे तक रेस्ट टाइम है जी। उसके बाद हमने निकलना है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, और फिर हर डॉक्टर्स की टाइमिंग है, मिलने की टाइमिंग है, उसको उस टाइम पे मिलना है, उसके बाद हमने घर आ जाना। तो इतनी हार्ड जॉब जितनी वो समझते हैं उतनी नहीं है, मेहनत हर किसी में है, मेहनत जो है वो तो और उसी के बाद ही फिर बंदा जो है यहाँ बैठा इंटरव्यू दे रहा होता है, मतलब यहीं से आगाज़ हुआ था। थैंक यू वेरी मच। एग्जैक्टली बेसिक अगर हम वो, क्योंकि आजकल जो यूथ है वो ये समझती है कि हमें मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि मैंने अच्छी डिग्री ले लिया है तो अब मुझे कोई बैठ के जॉब करनी मिल जाए, ठीक है, जिसमें पैसे भी वो 6 फिगर सैलरी हो, ठीक है, फर्स्ट डे में मुझे कार हो मिल जाए, और ये इस तरह होता नहीं है। ये इसके लिए इसके पीछे जो काविशें हैं उसके ऊपर आपको गौर करना पड़ता है, और यकीनन मैं ये बात ज़रूर यकीन से कह सकता हूँ कि आपने भी बहुत स्ट्रगल की होगी, बहुत हार्ड वर्किंग के बाद आज आप इस मकाम तक पहुँचे होंगे। अच्छा, एक बहुत ही अहम बात जो मुझे ये बताइएगा कि बहुत से लोग हैं जो एक्सपायरी डेट मेंशन होती है मेडिसिन के ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल 25 जुलाई आखिरी तारीख है, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, 26 तारीख को वो ये सोच के मेडिसिन जी अभी कल ही तो एक्सपायर हुई है, कोई बात नहीं, आज खाई जा सकती है। कुछ घरों में लोगों ने मेडिसिन जो स्टोर की होती है, जिस तरह सेल्फ मेडिकेशन से रिलेटेड हम ये जिस तरह बात कर रहे थे, तो कुछ मखसूस हैं ऐसी अद्वियात जो घरों में उन्होंने रखी होती हैं कि फ़र्स्ट एड के लिए जी अब आप यूज़ कर लें, अगर आपके सर में दर्द है ये खा लें वो खा लें। तो एक आध दिन का फ़र्क वो ये सोच के इग्नोर कर देते हैं, कोई बात नहीं, जो है एक दिन का ही तो फ़र्क पड़ा है। सो एक्सपायरी मेडिसिन जो है यूज़ करना, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? उसमें ऑब्वियसली हर प्रोडक्ट के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हर प्रोडक्ट के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कोई भी ऐसी ड्रग नहीं, इवन कि आप रूटीन में बहुत सी ऐसी फूड्स हैं जिसको खाते हैं तो उससे भी आपके पेट ख़राब हो जाता है, ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है, नोजिया हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उसके साथ भी हो जाती है। तो इसी तरह मेडिसिन के साथ भी है, और एक्सपायरी डेट के बाद यूज़ नहीं करनी चाहिए, बेहतर यही है कि उसे यूज़ ना करें, ठीक है। और अगर किसी ने गलती से यूज़ की लिए तो उसको तो हम वो कर देंगे, लेकिन कुछ इस तरह जो कहते हैं कि जी एक दिन ही गुजरा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए उसको अवॉइड करें, वो उसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट वो साइड इफेक्ट कॉज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उन तमाम तर लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा जाते जाते, जो स्ट्रगलिंग टाइम से गुजर रहे हैं और कोशिश में जारी हैं कि वो कोई ना कोई मुकाम हासिल कर लें, उनको मेहनतें आड़े आ रही हैं और उनको ये लगता है कि वो शायद कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपकी सराउंडिंग में भी देखे होंगे, कि जहाँ मेहनत करने की बारी आती है वहाँ आपको लगता है कि शायद बस
यहीं तक था सफ़र, और अब मुझे या तो वापसी का सोचना चाहिए या उसी को ही अपनी वो मंजिल समझ के रुक जाते हैं। तो उन तमाम तर लोगों के लिए आपका जाते जाते क्या मैसेज होगा? इस पे ना हमारे एक चेयरमैन थे, मैं उनका जिक्र ज़रूर करूँगा। जब ट्रेनिंग देते थे तो वो कहते थे कि आप पहले मेहनत कर लो और बाद में याशी कर लो, या पहले याशी कर लो और फिर सारी ज़िंदगी की मेहनत है। ठीक है, ज़बरदस्त। तो वो मैं उनके लिए मैसेज ये रहेगा मेरा कि आप मेहनत से ना घबराएं। ठीक है, डू योर बेस्ट जिस भी प्रोफेशन में है। ठीक है, और जिसमें आपका इंटरेस्ट है काम वही करें। ठीक है, अगर आपका दिल नहीं रखता किसी भी प्रोफेशन को रिटेन करने के लिए, यू हैव जस्ट फर्स्ट 2 years, ईदर यू वांट टू रिटेन और यू वांट टू क्विट। ठीक है, बिल्कुल सही। और अगर आपने 2 साल गुजारनी है किसी भी, तो उसमें अपनी जी जान लगा दें। ये मैं उनके लिए मैसेज दूंगा। और क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। हाँ, ये ज़रूर होगा कि कुछ को देर से मिलेगी, कुछ को जल्दी मिल जाती है, और जिनको जल्दी मिल जाती है हम उनके लिए बड़े बैड वर्ड्स यूज़ करते हैं कि ये तो इस तरह था, ये इस तरह था, इस तरह था। इस तरह नहीं होता। ठीक है, मेहनत का फल मिलता ही मिलता है। ठीक है, और उसकी एग्जाम्पल जी, वो बिल्कुल जी, हमारे सामने एक एग्जांपल मौजूद है जी। और मोहम्मद काशिफ खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उस पार जितने लोग सुन रहे थे, उम्मीद करता हूँ उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जैसा कि आपने बात की, बहुत अच्छी बात कि हम कोशिश ये करनी चाहिए कि हम किसी को देख के उसकी कामयाबियों को देख के हसद ना करें, क्योंकि ज़रा सोचिएगा, हसद लफ्ज़ एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन हसद के पीछे जो मफ़हूम है वो जहन में लाइएगा कि हसद का मतलब ये है कि आप अल्लाह की तकसीम से इख्तलाफ कर रहे हैं। सो कोशिश कीजिएगा कि इस इख्तलाफ से बचिए। आप अल्लाह की जो आप ये शिकवे शिकायतें, जब आप किसी इंसान से ये कह रहे होते हैं कि मुझे ये ना मिला, वो ना मिला, इसकी आरज़ू थी, इसकी ख्वाहिश थी, लेकिन मैं हासिल ना कर पाया, इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि आप उसके साथ अल्लाह के शिकवे गिले कर रहे हैं कि अल्लाह की अता है, ये जितना जिसको भी अता किया जाता है। हाँ, मगर ये ज़रूर है कि उसमें आपकी मेहनत ज़रूर शामिल होनी चाहिए, और मेहनत का फल आपको एक दिन ज़रूर मिलता है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी कल दोपहर 2 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आतिफ़ खान को इजाज़त दीजिए प्रोग्रेसिव पाकिस्तान से, और उन तमाम तर लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा जो किसी न किसी मसीहा की तलाश में हैं, जिनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं। इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी कल। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।